पिछले दिनों मणिपुर में क्या हुआ। सिर्फ वो वीडियो जिसको आप सबने देखा होगा हमारे रोंगटे खड़े कर देता है, हमारी नींदें उड़ा देता है वो वीडियो। सिर्फ वो एक अकेला वीडियो नहीं है, याद रखिए साथियों। ऐसे न जाने कितने वीडियोस हैं जो पिछले 80 दिनों में रिकॉर्ड किए गए हैं। वो तो सिर्फ एक वीडियो है जो हम सबके सामने है। 80 दिनों से मणिपुर के भीतर इंटरनेट की सेवाएं बाधित हैं, किसी तरीके की कोई खबर नहीं आ रही। हम देखते हैं कि हमारे देश के एक बड़े नेता, जिसे हमारे देश की पार्लियामेंट ने डिस्क्वालीफाई एमपी का दर्जा दे दिया, वो जब वहां लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, पीड़ितों से मिलने के लिए जाते हैं, तो उन्हें भी वहां पर मिलने नहीं दिया जाता, बाहर धकेल दिया जाता है, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है। वहां से किसी तरीके की कोई खबर आपके सामने नहीं आ रही। हम जानते हैं कि किस तरीके का कत्लेआम मणिपुर के भीतर चल रहा है। मणिपुर का कत्लेआम इस देश के तमाम आदिवासियों के लिए एक पूरा का पूरा एक संकेत है, एक चेतावनी है। और वो चेतावनी एक बात बहुत क्लियर कट कह दे रही है कि आदिवासियों, आपने बहुत उद्यम मचा लिया, अब शांत हो जाइए, नहीं तो इसी तरीके से खत्म कर दिए जाओगे। इस देश का संविधान जब बन रहा था तो हम जानते हैं कि हमारे पुरखों को जितनी हिस्सेदारी संविधान सभा के भीतर मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। कहा गया था कि 1 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। उस समय भी हम लोग देखते हैं देश की लगभग 30 करोड़ की आबादी थी, 300 लोग चुने जाने थे, 300 लोग चुने गए, उसमें से लगभग 3 करोड़ आदिवासी थे। 10% के हिसाब से 10% उनकी संख्या होनी चाहिए थी। लगभग 29 से 30 लोग संविधान सभा के भीतर आदिवासी होने चाहिए थे, लेकिन कितने गए टोटल? 5। और उन 5 ने लड़ के हमें जो पर अधिकार दिलाया, चाहे हमारे अनुसूची 5 का मामला हो, अनुसूची 6 का मामला हो, जिनके तहत आज भी हमारी जमीनें कोई दूसरा नहीं खरीद पाता है, उसी हमले, उसी अधिकार के ऊपर, उसी अनुसूची 5 के ऊपर यह हमला है। मणिपुर के भीतर अनुसूची 6 लागू होती है। क्या कहती है अनुसूची 6? वो कहती है कि आदिवासी इलाकों में किसी भी गैर आदिवासी को अगर अपना घर बनाना है, उसको यहाँ व्यापार करना है, अपनी दुकान बनानी है, अपना मकान बनाना है, यहाँ रहना है, तो पहले आदिवासियों से परमिशन लेनी होगी। वो हमला किस लिए है? वो हमला इसीलिए है क्योंकि मणिपुर की 90% जमीन आदिवासियों के कब्जे में है, और इसीलिए वहां के मैतेई कम्युनिटी के लोग जो अपर कास्ट लोग हैं, उन्हें वो चाहते हैं बीजेपी की सरकार कि एसटी का दर्जा दे दिया जाए, और इस काम में हमारे देश का न्यायपालिका शामिल है, ये यहां से कहना पड़ेगा। ये जो आग लगाई गई है मणिपुर के भीतर, ये मणिपुर हाई कोर्ट की देन है। उन्होंने इसमें जो है दिया जलाने का काम किया है, आग लगाने का काम किया। मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मैतेई को एसटी का दर्जा दिया जाए, और उसी के बाद से वहां अगले ही दिन से आग लगनी शुरू हो गई। और वहां क्या हुआ? लगभग 65% मैतेई वहां पर है, बाकी जो है वहां पर आदिवासी हैं, जिनमें कुकी हैं, जो है नागास है। लगभग 35% की आबादी है इन आदिवासियों की, लेकिन जमीनें लगभग 90% है। और मैतेइयों के पास जमीनें नहीं है, केवल वो घाटी में सीमित है, मणिपुर की राजधानी में सीमित है। अब उनको आदिवासियों की जमीनें चाहिए तो उन्हें एसटी का दर्जा देना पड़ेगा। और ये काम बीजेपी की सरकार ने हाई कोर्ट के थ्रू करवाया, और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली वहां पर कोलैप्स हुआ, और उसका नतीजा हमने देखा कि किस तरीके से आदिवासी बहनों को नंगा करके सड़कों पर परेड कराई गई। ये जो परेड है, ये याद रखिए, सिर्फ उन 2 महिलाओं की परेड नहीं है, इस देश के तमाम उन लोगों की परेड है जो इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं, इस देश की भाईचारे में विश्वास करते हैं, इस देश को बनाने वाले लोगों में शामिल है। उन सबको नंगा करके मणिपुर के भीतर परेड कराया गया। और मणिपुर तक ये आग सीमित नहीं है। हम सबने देखा कि मणिपुर के साथ साथ एक दूसरे पिटारे को भी खोल दिया गया, जिसे हम यूसीसी कह रहे हैं, यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के भीतर पिछले महीने इस देश के
ये सिर्फ आदिवासी तक सीमित नहीं है, ध्यान रखिएगा साथियों। ये जो कह रहे हैं ना एक देश में दो विधान नहीं चलेगा, इसका मकसद क्या है? हम जानते हैं कि एक परिवार में अगर 5 लोग भी है ना, तो पांचों की चॉइसेस अलग है। सबको एक तरीके की सब्जियां भी पसंद नहीं आती। जो माता बहनें बैठी है घर में सब जानती हैं कि एक तरीके की सब्जियां बनाई सबको पसंद नहीं आती। कोई कोई तो होगा जो कहेगा कि नहीं मम्मा हमको ये सब्जी पसंद नहीं है या हमको ये पसंद नहीं है। और वो कहते हैं दो कानून नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जितने इस देश में नागरिक हैं सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और सबको ध्यान में रख करके ही कोई कानून बन सकता है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि यूसीसी इस देश में कभी लागू नहीं हो सकता है, और वो लागू करके देख ले। जितनी ताकत बीजेपी और आरएसएस के पास है वो लगा करके देख ले, आदिवासी उनसे फेस टू फेस लड़ेगा, उनको लाइन करेगा। क्या होगा यूसीसी आने के बाद? इस खेल को भी समझिए। यूसीसी में उनका टारगेट क्या है? वो दरअसल आदिवासी को साइडलाइन करके यूसीसी के सामने वो मुसलमान को खड़ा करना चाहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यूसीसी के जरिए वो हिंदू वर्सेस मुसलमान करेगा, यूसीसी के जरिए वो हिंदू वर्सेस ईसाई करेगा, हिंदू वर्सेस सिख करेगा, हिंदू वर्सेस जैन करेगा। लेकिन वोट उनको कहां से मिलता है? वो तो मुसलमान से मिलता है। जब तक आरएसएस और बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करते, उनको वोट नहीं मिलता। वो यूसीसी के जरिए यही करना चाहते हैं। लेकिन आदिवासी साथियों ये ध्यान रखिए, मुसलमान तो सिर्फ बहाना है, असली निशाना आप लोग हैं। यूसीसी कहता क्या है? गोवा के भीतर लागू है। अभी तो भले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट नहीं तैयार किया, लेकिन गोवा में लागू है। हम सब लोग जानते हैं कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई जो आपके शादी विवाह के नियम है सबके एक जैसे होंगे। अब एक बात बताइए, अगर एक जैसा नियम होगा तो क्या काजी जो है उधर जो है निकाह पढ़वा पाएगा? नहीं पढ़वा सकता है। अगर काजी ने निकाह पढ़वाया तो इनवैलिड करार दिया जाएगा यूसीसी के तहत। और उसके अलावा चर्च में शादी होती है, गुरुद्वारे में शादी होती है, उन सब का क्या होगा? वो सब भी खारिज होंगी। सबका एक यूनिफॉर्म पैटर्न होगा। उसमें एक लाइन जिसको उन्होंने छोड़ दिया गया, वो कह रहे हैं कि हिंदू जो पैटर्न है उसके तहत आप शादी कर सकते हैं। तो मतलब क्या है आपका? आप मुसलमान को हिंदू तौर तरीके से शादी करवाना चाहते हैं, आप ईसाई की शादी हिंदू तौर तरीके से करवाना चाहते हैं, पंडित जी के हाथों करवाना चाहते हैं, किस तरीके से करवाना चाहते हैं? जबकि आदिवासियों में तो बहुत सारी परंपराएं हैं। कई साथी ऐसे हैं जो हिंदू तरीके से शादी करते हैं, पंडितों के जरिए शादी करते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो बिना पंडित के शादी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 7 फेरे लेते हैं। कई जगह शादियों में होता है कि 4 फेरे लड़की के घर, 3 फेरे लड़के के घर भी चलते हैं। कई जगह ऐसे जहां शादियां ही नहीं है, बिना शादी के लोग रह रहे हैं और उनके बच्चे भी हो रहे, उनको भी समाज में मान्यता है। यूसीसी इन सब के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। वो कह रहे हैं कि संपत्ति में महिलाओं को बराबर का हक दिया जाएगा। आदिवासियों में तो संपत्ति बांटने का 1000 तरीके हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, पता चलेगा कि सबसे छोटी बेटी को सारी संपत्ति जाएगी, बेटों को जाएगी नहीं, बड़े बच्चों को नहीं जाएगी। ठीक, कई जगह है कि बड़े बच्चे को संपत्ति में सारा हिस्सा जाएगा, बाकी बच्चों को नहीं जाएगा। कई जगह सबको बराबर कर दिया जाएगा। लेकिन इन सबको समाज की तरफ से तो मान्यता है ना। तो फिर जब हमारे पास हमारे नियम है तो सरकार या बीजेपी कौन होती है हमारे लिए नए नियम तय करने वाली? हम ऐसे किसी भी यूसीसी को नहीं मानेंगे। यहां से ये बात भी कह देना बहुत जरूरी है। अभी जिस तरीके का पूरा खेल चल रहा है, कल परसों पार्लियामेंट के भीतर एक न्यूज आई, न्यूज क्या बोल रहे हैं, वहां एक सवाल पूछा गया कि ये बताइए पिछले 5 सालों में 2018 से लेकर 2023 के बीच में 18 जुलाई तक आपने देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में जितने लोगों की नियुक्तियां की हैं उनका थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डेटा दे दीजिए। लगभग पूरे देश के भीतर 604 जो है हाई कोर्ट्स के भीतर जज अपॉइंट किए गए इस देश के भीतर।
आदिवासी पता है कितने हैं? 9 लोग। 9 लोग हैं। 604 में से सिर्फ 9 लोग। दलित कितना है? लगभग 16 या 17 के आसपास। ओबीसी कितना है? वो भी इससे थोड़ा सा ऊपर है। बाकी कौन है? सारे का सारा प्रकाश। तो जिस खूबसूरती की बात यहां पर हम लोग कर रहे थे कि तमाम जाति धर्म के लोग यहां मौजूद हैं, हमारे देश का जो हुक्मरान बन के जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उन जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है, वो नहीं चाहते कि ये देश समावेशी देश हो, ये देश संविधान के आधार पर चले। वो चाहते हैं कि कुछ खास जाति के लोग, कुछ खास धर्म